तो आज हम लोग अविकारी शब्द यानी इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स पढ़ेंगे हिंदी में जो होता है। तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने छात्र से। ठीक है, चलो फिर शुरू कर रहे हैं। जाओ भाई फटाफट। हेलो। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, দেখো। তো আজকে যে টপিকসটা এনেছি সেটা হচ্ছে অবিকারী শব্দ, যেটা ইংলিশে বলছে ইনডেক্লিনেবল ওয়ার্ডস। তো এখানে আর কিছুই নয়, এখানে অনেকটা অব্যয় পদের বিভাজন তুমি বলতে পারো। তো এগুলোকে অবিকারী শব্দ বলা হয়। তো অব্যয় পদকেই অবিকারী শব্দ অ্যাকচুয়ালি বলে। এই অব্যয় পদের যে বিভিন্ন রকম বিভাজনগুলো হয় সেগুলোই তোমাকে আজকে पढ़ाना হবে। ठीक है। तो देखो, पहली बार पहली जो पृष्ठ है उसमें दिखाई दे रहा है कि राकेश जल्दी जल्दी लिखता है। अब राकेश जो है वो जल्दी जल्दी लिखता है, तो जल्दी जल्दी। अब दूसरी ओर है लड़के जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो वहां पर भी जल्दी जल्दी। ममता जल्दी जल्दी लिखती है, तो ममता भी जल्दी जल्दी लिखती है। अब लड़कियां जल्दी जल्दी लिखती है, तो लड़कियां भी जल्दी जल्दी लिखती है। ठीक है। तो उपयुक्त हम लोगों ने जो उदाहरण अभी देखा, इस उदाहरण में हम लोगों ने क्या देखा? इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा जल्दी जल्दी शब्दों को अलग अलग लिंग वचन आदि के साथ बार बार प्रयोग करने पर भी उसका रूप नहीं बदला है। মানে এ ধরো লিঙ্গ বচন এই সমস্ত কিছুর সাথে যুক্ত করে বারবার প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এগুলো রূপের কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি। तो सेक्षेत्रे वाक्य में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो বাক্যতে এই জাতীয় যে শব্দগুলো আমরা প্রয়োগগুলো দেখলাম, वाक्य में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के शब्द मतलब हर जगह हम लोगों ने देखा कि भाई जल्दी जल्दी, हर कोई जल्दी जल्दी लिख रहा है। राकेश जो है वो भी जल्दी जल्दी लिखता है, लड़के जल्दी जल्दी लिखते हैं, ममता जल्दी जल्दी लिखती है, लड़कियां जल्दी जल्दी लिखती है। तो इस तरीके का हर कोई भी जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी जो है इसके प्रयोग करके हर कोई लिख रहा है। ठीक है। तो इसका क्या होगा? देखो आप ही, अब जो उपयुक्त उदाहरण में अभी हम बोल सकते हैं, जो उपयुक्त उदाहरण में जल्दी जल्दी शब्दों का अलग अलग लिंग वचन आदि के साथ बार बार प्रयोग करने पर भी उसका रूप नहीं बदला है। তো উপযুক্ত উদাহরণে উপযুক্ত এই যে উদাহরণটা তুমি দেখতে পেলে, এই উদাহরণগুলোর মধ্যে কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? জলদি জলদি মানে দ্রুত গতিতে। তো জলদি জলদি इस शब्दों को अलग अलग মানে আলাদা আলাদা লিঙ্গ বচন এই সমস্ত আদিতে প্রয়োগ বারবার প্রয়োগ করলেও কিন্তু ওর রূপের কিন্তু রূপটা পরিবর্তন হয় না, বদলায়। তো वाक्य में प्रयुक्त इस प्रकार মানে বাক্যতে প্রযুক্ত হওয়া এই রকমের इस प्रकार के शब्दों को এই রকমের শব্দগুলোকে
আমরা কি বলছি, अव्यय या अविकारी শব্দ कहलाते हैं। ঠিক है, অবিকারী শব্দ বলছি। এবারে আমাদের দেখতে হবে এই যে অবিকারী শব্দ, এই অবিকারী শব্দগুলোকে ক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। तो अविकारी शब्दों को चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अविकारी शब्दों के जो भेद होते हैं, जैसे कि उसमें जैसे आ रहा है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इस तरीके का हो रहा है। तो अविकारी शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं, चार रकमेर अविकारी शब्द है। এবারে এই চার রকমের যে অবিকারী শব্দ হয়, এই अविकारी शब्दों के भेद, इसमें जो आ रहा है कौन कौन सी आ रहा है, क्रिया विशेषण आ रहा है, संबंध बोधक आ रहा है, समुच्चय बोधक आ रहा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये जो विभाजन है ये इसमें आ रहा है। समझ में आया कुछ? ओके। तो ये चार मैंने जाने कि ये जो है ना, ये अभी हम लोगों ने जो बात कर रहे हैं अविकारी शब्दों, इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ हमारा जो अव्यय पद होता है, इन अव्यय पद के अंदर ही आता है। और इन चारों, इसको अविकारी शब्दों को चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चार विभाजन के बारे में अभी आज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो हम क्रिया विशेषण की तरफ भी शायद जा रहा है, देखते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, हाँ अभी क्रिया विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो क्रिया विशेषण जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं एडवर्ब, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग जिसको बोलते हैं एडवर्ब, उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। देखो, तो निम्नलिखित चित्रों को देखिए तथा वाक्य का प्रकट समझिए। जैसे कि बोल रहे हैं बच्चा तेज दौड़ रहा है, तेज, बच्चा जो है तेज दौड़ रहा है, ठीक है, बच्चे तेज दौड़ रहा है। अब बच्चे आसपास बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, ठीक है। अब चुटकुला सुनकर सारी कक्षा खूब हंसी, खूब। दादी जी प्रतिदिन मंदिर जाती है, प्रतिदिन। अब इस जो ये जो पूरा चार वाक्य हम लोगों ने भी बताया, हमने अभी बताया, जब बच्चा तेज दौड़ रहा, तो बच्चा जो है तेज दौड़ रहा है, वो धीरे से तो नहीं जाएगा, एकदम तेजी दौड़ रहा है, तो तेज, बच्चा जो है तेज दौड़ रहा है, तेज, ठीक है। अब बच्चे जो है आसपास बैठे, आसपास यानी कि पासापासी बसे আছে, बच्चा आसेपाशे বসে আছে तो आसपास बैठे। अब चुटकुला सुनकर सारी कक्षा खूब हंसी। चुटकुला, चुटकुला का मतलब होता है হাসির কথা। হাসির কথা কেউ বলে দিল, স্যারেরাই হয়তো কথায় কথায় পড়বার সময় ক্লাসটা যাতে একদম একটা ক্লাসের মতো থাকে, ক্লাসে যাতে সবাই পড়াশোনা, তার জন্য একটু মাইন্ডটা তাদেরকে ডাইভার্ট করার জন্য, একটু অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই চুটকুলা শুনकर ভারী এক সারি কक्षा খুব হাসি। এই चुटकुला सुनिए दिल, তাতে করে समस्त श्रेणीकक्ष एकदम हेसে उठो। तो इस तरीके का कुछ बात हुआ। तो चुटकुला सुनकर सारी कक्षा खूब हंसी, ठीक है, इस तरीके का हो गया। अब बोल रहे दादी जी प्रतिदिन मंदिर जाती, तो प्रतिदिन, हर रोज, कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि वो मंदिर ना गया हो, तो प्रतिदिन मंदिर जाती है, ठीक है। अब हमको देखना है, बोला है कि ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छुपे शब्दों से क्रिया के होने का तरीका पता चल रहा है। जैसे कि बच्चा कैसे दौड़ रहा है, उत्तर होगा तेज दौड़ रहा है। बच्चे कहाँ बैठे हैं, बच्चे उत्तर होगा आसपास बैठे हैं। अब है चुटकुला सुनकर सारी कक्षा कितनी हंसी, उत्तर होगा खूब हंसी। दादी जी कब मंदिर जाती है, उत्तर होगा प्रतिदिन। तो अतः ऊपर रंगीन छुपे हुए शब्दों को क्रिया से कैसे, कितना, कब और कहाँ होने का बोध ऐसा होता है। अतः ये शब्द ক্রিয়া কা বিশেষতা बता रहे हैं, মানে এই জাতীয় যে শব্দগুলো, এগুলো ক্রিয়ার বিশেষতাগুলো বোঝাচ্ছে। তো ক্রিয়ার বিশেষতা কি বোঝাচ্ছে, যে বাচ্চাটা কিরম ভাবে আসছে, বাচ্চাটা দ্রুত গতিতে দৌড়ে আসছে, বাচ্চে কাহা बैठे हैं, বাচ্চাগুলো কোথায় বসে আছে, বাচ্চাগুলো সব পাশাপাশি বসে আছে। চুটকুলা শুনকর সারি কক্ষিয়া কিতনি হঁসি, মানে হাসির কথা শুনে সকলে কিরকম হাসলো, সকলে খুব হেসে উঠলো। দাদিজি কব মন্দির जाती है, মানে বৃদ্ধ বৃদ্ধা কখন, মানে দাদিজি ধরো বয়স্ক মানে দাদি, ঠাকুমা বলতে পারি, মানে ঠাকুমা কখন মন্দিরে যায়, না সে প্রতিদিন যায় মন্দিরে।
तो इस तरीके से आता है ऊपर रंगीन छुपे शब्दों से क्रिया से कैसे, कितना, कब और कहाँ होने का बोध होता है। ठीक है, अब आता है ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। এই জাতীয় যে শব্দগুলো এগুলো ক্রিয়ার বিশেষতাটাকে বোঝাচ্ছে। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया থেকে क्रिया যে বিশেষ ক্রিয়াকে বিশেষতা बताने वाले शब्द যেখানে যেটা দিয়ে ক্রিয়ার বিশেষতা বোঝায়, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, তাহলে ক্রিয়ার বিশেষণ, ক্রিয়া কি বিশেষতা মানে যেখানে ক্রিয়ার বিশেষতা মানে প্রকাশ পাবে সেটাকেই বলা হবে क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। देखो क्रिया विशेषण जो है वो चार प्रकार के होते हैं। किस कैसे कैसे, देखो स्थानवाचक है एक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक है चौथा। तो क्रिया विशेषण जो है चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक कैसा होता है, देखो कि ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। এই শব্দগুলো ক্রিয়া যে আছে এই স্থানের বোধটা করায়। এরকম जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर, दूर, पास, सामने आदि इस तरीके का होता है। जैसे कि এই যে শব্দগুলো স্থানবাচক যে ক্রিয়া বিশেষণ, এই যে শব্দগুলো এই শব্দগুলো ক্রিয়া যে আছে, ক্রিয়াকে होने का স্থান का, ক্রিয়া যে আছে, ক্রিয়া যে ওই স্থানে আছে এরকম নির্দিষ্ট একটা স্থান, সেই স্থানের বোধটা করাচ্ছে स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किरम भावे जैसे कि अंदर, अंदर के मतलब क्या है, कोई आदमी जो है वो अंदर घर के अंदर रहता है। बाहर यानी कि कुछ वक्त के लिए आदमी को जब बाहर जाना पड़ता है तब वो बाहर जाता है। ऊपर किसी जगह पर, जैसे कि किसी ने बोला भाई ऊपर चले जाओ, आप लोगों का जो पराने का लिए जो व्यवस्था हुआ है एकदम इस घर का ऊपर हुआ है तो ऊपर चले जाओ। नीचे ज्यादा से ज्यादा घर में क्या होता है, नीचे बैठकर ही खाना खाया जाता है। कितने घर होगा जो ऐसे कि टेबल चेयर एकदम कुर्सी में बैठकर खाते हैं, नीचे ही बैठकर खाते हैं ना गांव के लोग। ठीक है, अब दाएं बाएं के तो मतलब हम लोगों को मालूम है, इधर उधर ठीक है, एदिक ओदिक जावा। दूर पास यानी कि कोई किसी चीज के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, किसी चीज कोई चीज तो हमारे पास में ही रहता है, इस तरीके का चीज। सामने पीछे वही है, एक हुआ सामने, हमारे सामने बहुत सारे पुस्तकें हैं, पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे पूरा जगह खाली है, खाली के खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके का कुछ बात हुआ। तो ये जो शब्द है इससे हमको समझना है कि भाई ये हम समझ रहे हैं कि इससे हमको स्थानवाचक क्रिया के बारे में हमको समझ में आ रहा है। अब कुछ बातें हैं, जैसे कि कुछ वाक्य दिया गया है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। देखो लिफ्ट तो कभी नीचे, लिफ्ट जैसे नीचे आते हैं, जाहिर सी बात है हमको नीचे से ऊपर जाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि सोच लो 6 স্ট্রয়েড या 7-8 স্ট্রয়েড का कोई 6 তলা কিংবা 7-8 তলার কোনো একদম ইয়ে আছে, বা তার থেকে অনেক বেশি বড় হয় সাধারণত লিফট যেগুলো হয়। তো এরকম লিফটে করে আমাকে যেতে হবে। তো লিফটে করে আমি ধরো 5-6 তলায় থাকি, তো স্বাভাবিকভাবে 5-6 তলায় সাধারণত কেউ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওঠে না। सीढ़ी तो कड़ा है किंतु सीढ़ी দিয়ে কেউ ওঠে না ওরম ভাবে, लिफ्ट দিয়ে ওঠে। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मनोज जो है वो बाहर गया है। मनोज हमने देखा भी है, मनोज कहाँ पर है, तो मनोज बाहर गया है। कहाँ गया है, मनोज बाहर गया है। ठीक है, वो अंदर नहीं हो, बाहर गया है। अब क्या है, दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। हाय भाई दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। देखो दरवाजा दरवाजा क्या है, दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। मतलब कभी कभार होता है ना, हम दरवाजे को थोड़ा हल्का से ऐसे लगा कर रख देते हैं, कोई आदमी आकर फिर भी वो नॉक करते हैं, क्योंकि नॉक करना उसकी आदत है और बहुत ही अच्छी आदत है। वैसे दरवाजा खुला है अंदर, अभी हम लोग तब बताते हैं दरवाजा खुला है आप अंदर आ जाओ। तो ऐसे ही दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। इस तरीके से हम लोगों ने जो देखा ऊपर, बाहर और अंदर, ये तीनों ही जो शब्द है ना, ये तीनों से ही हम लोग भाई समझते हैं कि ये तीनों शब्द ही
स्थानवाचक हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका पता क्रिया में कहाँ अथवा किधर लगाकर प्रश्न करने से चलता है। इसका जो पता है ना, इसका पता चलता है कहाँ और किधर, इसको लगाकर प्रश्न करने से इसको पता चलता है। तो इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। देखो कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अगर हम आपको बताए, ये शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं। कालवाचक समय, जैसे कि अभी जो है शाम, अभी रात हो चुका है, अभी शाम नहीं बोल सकते, अभी रात हो चुका है, ठीक है। अभी रात के 9:15 हुआ है। जाहिर सी बात है, रात को हम लोग खाना खा के जब जिसका मन लगता है तब वो सोते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या हो रहा है, ये शब्द जो है ना क्रिया के होने का समय का प्रकट करते हैं। जब क्रिया होता है उसका एक अलग सा समय होता है। ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, हमारा भी पढ़ने का एक समय होता है। कभी कभार जो ज्यादा अगर बहुत लेंदी लेक्चर हुआ तो 1 घंटा तो लग जाता है, जब लेंदी होता है। जब लेंदी नहीं होता है तब 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तक भी चल जाता है, ठीक है। इस तरीके का समय के बारे में, तो ये शब्द क्रिया के होने का समय का प्रकट करते हैं। जैसे कि अभी, हमेशा। अभी मतलब हम जाएंगे अभी, हो जाएगा कल, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर में है घर में, घर के नीचे जाओगे, पेपर वगैरह आया है, पेपर वाले के पास से पेपर ले लोगे, बस वो भी चल जाएगा। देखो, जो आदमी कंटिन्यू करता है ना पेपर की, उस वो तो डेली का डेली पैसा तो देता नहीं है, वो मास के अंत में देता है, ठीक है। ऐसे ही करता है। तो अभी, हमेशा। हमेशा क्या है, आप क्या हो, आप चाय की शौकीन हो, तो आप जो चाय खाना पसंद करते हो, ठीक है। तो आप चाय खाना पसंद करते हो तो चाय आपके लिए फेवरेट है। तो चाय जब आपके लिए फेवरेट होगा, तब आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे, आप करना चाहोगे कि भाई आपको, आप चाय खाना पसंद करते हो तो चाय आपके लिए फेवरेट है, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा आपको चाहिए होता है, तो चाय हमको हमेशा चाहिए। तो इस तरीके की बात हुई। अब नित्य, नित्य क्या होता है, नित्य, नित्य भी जो डेली चलता है, नित्य यानी कि जो हर रोज करते हैं हम लोग, ऐसी कुछ बात है, नित्य है। अब रोज की बात अगर कहे, रोज भी डेली होता है, ठीक है। जैसे कि डेली आप पढ़ते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते हो। अभी आप तैयारी कर रहे हो ना परीक्षा की, तो काम करो, कुछ भी करो, घर की काम करो, पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मम्मी की काम में घर में हेल्प करो, बाजार जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सारे दिन में कुछ ना कुछ, आप पूरी रोज आप कुछ ना कुछ पढ़ते हो बस, सदा सदा। आप देखो, आप जो है छूट ज्यादा बोलते, देखो छूट कभी कभार बोल दिया जाता है, हो जाता है कभी कभार, कुछ चीज ऐसे हो जाते हैं कि छूट बोलना जरूरी तो हो जाता है, तो छूट कभी कभार बोल दिया जाता है, तो छूट कभी कभार बोल देते हो। देखो, ऐसे रोज तो वह बोलते नहीं हो सदा। सदा आपको सत्यबाती करनी चाहिए। ऐसे की बात, कल, कल आप शायद पिकनिक पे गए थे, ठीक है। अभी पिकनिक का दौर चल रहा है, तो आप कल आप पिकनिक पे गए। परसों, परसों आपको कहाँ जाना है, तब जाओगे। आज, आज आपका सोच लो कि आज आपका जन्मदिन है, ठीक है। इस तरीके का समय, तो इस तरीके का जो शब्द है, इससे कि कालवाचक इसका समय, समय के बारे में प्रकट करते हैं। जैसे कि वंश अभी आया है, तो वंश जो है एक नाम है, वंश अभी आया है, तो इसी समय। तो अभी का मतलब क्या, इसी समय, अभी आया है, अभी बस। मामा जी आज आएंगे, भविष्य काल, देखो मामा जी आज आएंगे, अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे। अभी नहीं, जब, अब जब तक नहीं आते हैं ना तब तक तो आएंगे, अब जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो इसको भविष्य काल में ही रखना पड़ेगा। अब देखो, मामा, मैं चाचा जी के पास काल गया था, देखो गया था। हम लोगों ने जब काल पढ़ा था, टेंस जब हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों को मालूम है हिंदी में भी काल 3 होता है। देखो, वर्तमान काल तो होता ही प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस अतीत भविष्य काल तो होता ही है, लेकिन जो बंगाल में हम बोलते हैं ना अतीत काल, फास्ट टेंस,
हिंदी में उसको बोलते हैं भूतकाल, आपको मालूम है। तो मैं चाचा जी के पास काल गया था, तो वो काल अब गए थे, तो बीत चुका है। काल अगर आप किसी के पास भी जाओगे, आपने मेरे साथ आरामबाग में आकर मुलाकात किया, वो बीत चुका है। अगर आप कभी भी फिर से आकर मेरे साथ मुलाकात करोगे, तब वो भविष्य काल रहेगा। काल परसों आकर मुलाकात करोगे तब वो भविष्य काल रहेगा। अगर आज मैं बोलता कि आज रिंटू जो है वो मेरे साथ मुलाकात किए थे, तो जाकर वो वर्तमान काल में होता, लेकिन हम लोगों का मुलाकात जो है वो आगे हो गया था, तो इसलिए वो भूतकाल में चला गया। तो मैं चाचा जी के पास काल गया था, तो ये भी भूतकाल है। तो इसका पता क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से चलते। देखो, इस अगर क्रिया से हम कब लगाकर प्रश्न पूछ ले, तो इसका उत्तर तो हमको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हमको देखना है, क्या है, देखना है रीतिवाचक विशेषण। देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। देखो, ये शब्द क्रिया के होने का रीति या ढंग, तरीका बताते। देखो, हर काम का करने का एक तरीका होता है, तो ठीक है। देखो, कोई किसी का पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। सभी आदमी का वैसे काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये जो है, ये शब्द क्रिया के होने का रीति या ढंग का तरीका बताता है। जैसे कि धीरे धीरे, अचानक, दौड़कर, जल्दी, ध्यान से, शांतिपूर्वक। ये जो पूरा जो शब्द हमने अभी बताया, धीरे धीरे। देखो, धीरे धीरे कभी क्या होता है, अ, हमारे माता जी हमको बोलते ना, बच्चा धीरे धीरे खाओ। बच्चे को जब बोलते ना, जब बच्चे का स्कूल का जाने का समय हो गया, तो खाना दे दिया, तो बच्चा बोल रहा है भाई बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा ना बोलकर भी उसका शायद पसंदीदा ही खाना उनको दिया है, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है। माँ बोल रही है कि भाई धीरे धीरे खा लो, इतना जल्दी मत खाओ। ठीक है, तो धीरे धीरे खाना। ऐसे अचानक आपको सूचना भी नहीं मिला, आपको बोलकर ये नहीं बोला गया था, तो आपका शिक्षक आपके घर में अगर आ जाए पढ़ाने के लिए आपको, तब तो आप चौकित हो जाओगे ना। तो ऐसे ही अचानक हो गया, दौड़ कर। दौड़ कर देखो, आप शायद लेट हो गए थे, तो विद्यालय के समय में आपको पहुंचना है। अगर आप दौड़ कर नहीं गए, तो विद्यालय का जो है वो गेट एकदम क्लोज हो जाएगा। अगर बंद हो गया दरवाजा, दरवाजा बंद हो जाएगा, तो आपको घुसने नहीं देगा। तो आप जो दौड़ कर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी। आप जब परीक्षा होता है, तो हम सभी लोगों को जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। जल्दी जल्दी किस लिए लिखना पड़ता है? देखो, हमारे पास एक समय होता है, समय में ही सब कुछ निर्भर करता है। तो आप अगर उस समय में लिख नहीं पाओगे, तो आपका तो नहीं चलेगा ना। तो आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है तब जगह। ध्यान से, ध्यान से। जब हमारा मैथमेटिक्स का परीक्षा होता है, या मैथमेटिक्स हम लोग जब करते हैं, तब सब लोग शिक्षक हमको बोलते हैं भाई ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करिए करो। तो ध्यान से अगर नहीं करोगे, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आप शांतिपूर्वक देखो, शांतिपूर्वक भी एक बहुत हम्म, वैसे शांतिपूर्वक क्या मतलब क्या है? आपको कुछ काम करने के लिए सौंपा गया है, तो आपको वो काम करना होगा। आप जो है बहुत हम्म, बहुत शरारती बच्चे हो, तो आप चुपचाप कम कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ कुछ काम कभी कभार हो जाता है कि आपको शांतिपूर्वक ही करना पड़ता है। अगर शांतिपूर्वक नहीं करोगे, तो वो काम नहीं करे, वो काम नहीं होगा। आपको शांतिपूर्वक ही करना होगा। ठीक है। बारिश जोरों से हो रही है, जोरों से। देखो, बारिश जो है जोरों से हो रही है। जब बारिश होता है ना, कभी कभार हम लोग देखते हैं, बहुत बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है, और ऐसे कि घूम घाम करके ऐसे बारिश, बिजली कड़कती है। तो बारिश जोरों से हो रही है, जोरों से। अब रवि अचानक चला गया, रवि जो है अचानक चला गया कहीं पर। करण, धीरे धीरे खाओ करण। तो इनका पता क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से चल जाता है। तो इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब जो है परिमाणवाचक क्रिया, देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है, जैसे कि ये शब्द क्रिया के परिणाम, परिमाण, सॉरी, परिमाण या
मात्रा का विशेषण बताते। देखो देखो हर किसी का परिमाण होता है। जैसे कि हम जब सुबह खाते हैं, सुबह ऐसे तो नहीं होता है ना, मॉर्निंग में जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खा लिए, ठीक है, ऐसे तो कभी करते नहीं है ना। तो ब्रेकफास्ट क्या होता है, ब्रेकफास्ट एक तरीके से खाते हैं। ब्रेकफास्ट तो ऐसा नहीं होता कि ब्रेकफास्ट बहुत सारे खाना आकर लेकर चले आए और खा लिए। ब्रेकफास्ट तो ऐसा नहीं होता है, जितना या जितना मन अच्छा लगता है उतना खा लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही ब्रेकफास्ट होता है, थोड़ा परिमाण होता है उसका, ठीक है। तो ये शब्द क्रिया के परिणाम या मात्रा के विषय में बताते हैं। जैसे क्या होता है देखो, जैसे कि काफी, ज्यादा, कम, थोड़ी, आधा, इतना, उतना, खूब, अधिक, लगभग। तो इस तरीके का जो शब्द होता है ना, तो इस तरीके का जो शब्द है उस तरीके का, इस तरीके के शब्द से ही हमको पता चल जाता है कि भाई ये जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। कैसे होगा, स्वर्णा अधिक बोलती है। देखो स्वर्णा जो है वो बहुत ज्यादा बातें करती है। देखो कभी कभार कुछ बच्चों का ऐसे स्वभाव होता है, जो बच्चा बहुत ज्यादा बातें करता है, ठीक है। अब वो खूब पढ़ता है। देखो अब वो खूब पढ़ते जाने की, शायद परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। तो परीक्षा नजदीक जब आ जाए ना, तब सभी बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। या परीक्षा के नजदीक आने से अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। जैसे कि थोड़ा कम खाओ। जैसे कि रेस्टोरेंट में गए, पैसा बहुत खूब मिलता है, आपने खूब खाना खा लिया। देखो ऐसे तो थोड़ी खाया जाता है। आपको मन लगा, आपने खूब खा ली, देखो ऐसे किया नहीं जाता है। ऐसे खाने से क्या है, पेट में दर्द हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा, आपको लगता है भाई खा ले, जो होगा देखा जाएगा। देखो ऐसे नहीं होता है। खा ले, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे करने से आपको ही कष्ट होगा, ठीक है। कष्ट तो आपको ही, ठीक है, कष्ट तो आपको ही होगा और किसी को नहीं होगा। तो आपको खाने में थोड़ा ध्यान देकर खाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कम खाओ, इसलिए बोले जा रहे थोड़ा कम खाओ यार, ठीक है। तो इनका पता क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने से मिल जाता है। देखो एखाने यदि कितना, कितना से अगर हम प्रश्न कर लेना, तब इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इन्हें परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। तो हम लोगों ने इस अध्याय से क्या सीखा, हम लोगों ने इस अध्याय से यही सीखा कि अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग या वचन पुरुष आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता। देखो अभी देखो इस तरीके का, देखो अविकारी जो शब्द होते हैं जिसको हम लोग अव्यय भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अविकारी शब्द हम बोलेंगे। तो अविकारी जो शब्द होते हैं उनका जो है लिंग, वचन, पुरुष आदि के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं। देखो लिंग भी प्रयोग हो जाए, वचन भी प्रयोग हो जाए, पुरुष का भी प्रयोग करो, इस किसी का भी इसमें कोई प्रभाव नहीं आता है अविकारी शब्द में, ठीक है। वो ऐसे ही रह जाता है। तो अविकारी शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं। देखो अविकारी शब्दों को हम लोग चार प्रकार में विभाजित करते हैं। जैसे कि एक जो है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विषयादि बोधक, ठीक है। अब देखो क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्द, जिस शब्द से क्रिया के विशेषता बताई जाती है। देखो क्रिया, क्रिया शब्द से हमको मालूम हो जाता है भाई क्रिया जो होता है वो काम करने का बात कर रहे हैं, अधिक है, ठीक है। तो काम करने की बात जब कर रहा है, ठीक है, लेकिन काम करने के साथ साथ उसका विशेषण भी आ रहा है, ठीक है। विशेषण का मतलब क्या है, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर में उसका जो गुण वगैरह होता है ना, ठीक है, गुण दोष, ठीक है, इस तरीके का जो बात आ जाता है उसको हम लोग विशेषण कह लेते हैं, ठीक है। तो क्रिया के विशेषण बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, हो गया। अब जो क्रिया विशेषण भी हो रहे हैं ना, एडवर्ब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की चार प्रकार की प्रकट करते हैं। देखो इसका भी चार प्रकार का विभाजन हो जाता है। तो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का चार प्रकार विभाजन होता है। कैसे कैसे होता है, तो क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं। जिस दौरान हमको देखने को मिलता है क्रिया का होने का समय, तब उसको बोलते हैं कालवाचक। जैसे कि कब से प्रश्न कर रहे हैं। अब क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं। देखो क्रिया जहां पर है ऐसे स्थान, उसको बोलते हैं स्थानवाचक। जैसे कहाँ। आप क्रिया के होने का रीति या ढंग, क्रिया के होने का रीति या ढंग को बताते हैं, उसको रीतिवाचक या कैसे से ऐसे प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है। अब क्रिया के परिणाम या मात्रा, जब क्रिया के परिणाम या मात्रा के बारे में कुछ पूछा जाएगा उस दौरान आप परिमाणवाचक कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कितना, ठीक है, इस तरीके का। तो ये था
क्रिया विशेषण। अभी बाकी तीनों विषय भी बाकी है, सुन लो। हाँ, दूसरा जो है संबंध बोधक। दूसरा संबंध बोधक मैं बोल दिया, अच्छा ठीक है। दूसरा संबंध बोधक आ रहा है। देखो संबंध बोधक जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट पोजिशन। देखो पोस्ट पोजिशन कैसे कैसे हो रहा है। मेरे घर के सामने एक उद्यान है, तो के सामने, पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है, के ऊपर। देखो रंग बिरंगी चिड़िया पिंजरे के अंदर है, के अंदर। घर के बाहर बच्चे खेल रहे, के बाहर। देखो ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन छिपे शब्दों के सामने, के ऊपर, के अंदर, के बाहर संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य है, अन्य शब्दों से बता रही है, तो अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो शब्द है ना, ये वाकी जो वाक्य है, वाकी वाक्य के अंदर जाकर उन सभी के अंदर एक संबंध पैदा कर रहा है। तो ऊपर दिए गए जो वाक्य है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा, मेरे घर के सामने एक उद्यान है, আমার বাড়ির সামনে একটা বাগান আছে, পেड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है, গাছের ওপরে পাখির বাসা আছে। রং বিরঙ্গি চিড়িয়া পিঞ্জরে के अंदर है, বিভিন্ন রকমের রঙ, বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন রঙের পাখির বাচ্চারা, ধরো পাখিরা এই খাঁচার মধ্যে রয়েছে। घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मैंने घरेर বাইরে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। तो इस तरीके का जो के सामने, के ऊपर, के अंदर, के बाहर, तो ये जो शब्द है जो ऊपर दिए गए जो वाक्य में छिपे गए, के सामने, के ऊपर, के अंदर, के बाहर संज्ञा के संबंध अन्य के अन्य शब्द से बता रहे हैं, तो अतः ये जो है संबंधवाचक अव्यय है। ठीक है। अब हम जब अगर हमको कभी भी पूछ लिया जाए कि संबंधवाचक अव्यय या अविकारी किसे कहलाते हैं, जैसे कि ये क्या बोल रहे हैं, जिन अव्यय शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य को दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, देखो जाना जाए, तो वो जो है वो संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे कि जिन अव्यय शब्दों द्वारा, जिन अव्यय शब्दों द्वारा মানে যেই অব্যয় শব্দের দ্বারা সর্বনামের যে বাক্যগুলো দ্বিতীয় একটা মানে दूसरा शब्दों के साथ মানে দ্বিতীয় একটা শব্দের সাথে যেই অব্যয় শব্দের দ্বারা বা সর্বনামের বাক্যের দ্বারা অন্য একটা শব্দের একটা সম্বন্ধ প্রকাশ पाए, जिन अव्यय शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ संबंध बनाया गया, वो संबंधवाचक व संबंधबोधक कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो संबंधबोधक शब्द है, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ते हैं। ये जो संबंधवाचक जो শব্দটা, এই সম্বন্ধবাদক যে শব্দটা, সেটা সাধারণত সর্বনাম শব্দের পরে जोड़ा जाए, तो उनसे पहले के, से, की आदि जुड़े जुड़े होते, जो এইরকম এর প্রথমে সাধারণত কে, সে, কি এরকম শব্দ जोड़ा जाए। पर, पर्यंत, भर आदि शब्दों के साथ के, से आदि नहीं जुड़े होते, तो এই সমস্ত শব্দের সাথে पर, पर्यंत, भर आदि এরকম কোনো শব্দেরই প্রয়োগ কিন্তু হয় না। तो जैसे मदर टेरेसा जीवन पर्यंत मानवता के सेवा करती रही, যেরকম আমরা যদি বলি যে মাদার টেরেসা আজীবন, জীবন পর্যন্ত এর মানে হচ্ছে আজীবন, মানে উনি যেদিন থেকে ওনার মধ্যে এসে যে আমি মানুষের সাহায্য করব, তখন থেকে উনি মানুষের সাহায্যের জন্য ধরো কাজ করে যাচ্ছে। तो कुछ तो जैसे कि मादर टेरेसा जीवन पर्यंत, तो ऐसे बोल रहे मादर टेरेसा जो है जीवन पर्यंत मानवता की सेवा करती रही। ठीक है। अब कुछ मुख्य संबंधबोधक शब्द है, ये जो मुख्य संबंधबोधक शब्द আছে के सामने, जैसे कि के बाहर, तो कुछ मुख्य संबंधबोधक शब्द है के सामने, के बाहर, के भीतर, के अंदर, की और, की तरह, के सामने, की तरफ, के मारे, के विपरीत। তো কিছু মুখ্য সম্বন্ধবোধক শব্দ, ধরো এরকম যে শব্দ সম্বন্ধবোধক যে শব্দগুলো হলো সামনে, না বাইরে, না ভিতরে, না अंदर भी, भीतरी बोलते হবে, के अंदर, के और, के, की तरह, के सामने, की समान, के तरफ, के मारे, की বিপরীত আদি। এই সমস্তগুলো সাধারণত সম্বন্ধবোধক শব্দের একটা বিষয় বোঝা যায়, সম্বন্ধবোধক বিষয় বোঝা যায়। তো এক্ষেত্রে আর বলছি আমি আর কি আছে, और कुछ है भी नहीं।
तो संबंधबोधक से यही हम समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो जिन अव्यय द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के संज्ञा দেখো যেই সর্বনামের দ্বারা সংজ্ঞা এবং সর্বনামের বাক্যে দ্বিতীয় दूसरे शब्दों का साथ संबंध जाना है दूसरे शब्दों के साथ देखो যেই অব্যয় দ্বারা সংজ্ঞা এবং সর্বনাম সংজ্ঞা আমরা জানি সংজ্ঞা মানে নাউন বলা হচ্ছে সর্বনাম বলতে প্রোনাউনকে বলা হচ্ছে তাহলে যেই অব্যয়ের দ্বারা সংজ্ঞা এবং সর্বনামের এই বাক্যে दूसरे शब्दों के साथ মানে অন্য যে দ্বিতীয় যে শব্দটা আছে সেই दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है সম্বন্ধ একটা প্রকাশ পায় ताके बोला हচ্ছে संबंधबोधक कहलाते हैं उनको हम संबंधबोधक कहलाते हैं ठीक है। अब संबंधबोधक जो संज्ञा होता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ते हैं এই সম্বন্ধবোধক যে শব্দটা এটা কোথায় কোনখানে প্রয়োগ হয় এটা সাধারণত শব্দ এবং সর্বনাম শব্দের পরে প্রয়োগ হয় ঠিক আছে এর পরেই কিন্তু এটার প্রয়োগ হয় এটা মাথায় রাখতে হবে সম্বন্ধবোধকের ক্ষেত্রে। এবারে আমরা আসছি समुच्चयबोधक समुच्चयबोधक जो होता है उसको हम इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं कि कंजंक्शन हम इंग्लिश में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वैसे पढ़ा है कॉन्जंक्शन ठीक है। देखो अच्छी तरह से सुन लो रुचिका और शिवांगी रस्सी कूद खेल रही है देखो रुचिका और शिवांगी जो है सोच लो कि भाई ये दोनों दोस्त है ठीक है तो रुचिका और शिवांगी रस्सी कूद खेल रही है ठीक है रस्सी को रुचिका और शिवांगी तो और जो है और जो शब्द है तुम अखबार पढ़ोगे या पत्रिका अखबार पढ़ोगे या पत्रिका देखो भाई क्या होता है कभी कभार और खास करके रविवार के दिन हमको क्या मिलता है कभी कभार एक पुस्तक के साथ आ, एक पत्रिका भी आ जाता है तो पत्रिका वैसे उस जगह पे बहुत सारे कहानी वह होती है बहुत सारे इंसानों का सब ऐसी इच्छा भी रहता है कि उस कहानी को पढ़े ठीक है कहानी वैसे अच्छी होती है ठीक है तो क्या है तो इसलिए पूछा जा रहा है कि तुम अखबार पढ़ोगे या पत्रिका ठीक है या जो है अब वो आज खेलने नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है शायद दोस्तों ने आ गया आप घर में वैसे बुलाने के लिए क्यों भाई आज खेलने नहीं जाओगे तो मम्मी ने बोल दिया नहीं आज वो खेलने नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका जो है बुखार है वही अंदर अंदर उसका भी दुख हो रहा है दोस्तों आ गए उनको बुलाने के लिए खेलने के लिए लेकिन वो खेलने नहीं जा पाएगा आज के लिए तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं वो आज खेलने नहीं जाएगा क्योंकि उसे बुखार है ठीक है। अब शिक्षक जो है क्या बता रहे हैं मन लगाकर पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे। देखो परीक्षा आ गया है शायद जैसे कि ये जो समेटिव वगैरह विद्यालय में होता है ना बच्चों का तब शिक्षक बता रहे हैं बच्चों को भाई मन लगाकर पढ़ो परीक्षा तो नजदीक आ चुका है ना अगर मन लगाकर नहीं पढ़ोगे तब तो परीक्षा में पास नहीं कर पाओगे ना। अभी जब हम लोग जो परीक्षा का प्रिपरेशन लेते हैं इस दौरान हम लोगों को शिक्षक यही बता रहे हैं भाई अच्छी तरह से पढ़ लो अगर परीक्षा में अच्छी तरह से परीक्षा के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो क्वालिफाई कैसे करोगे। देखो ऐसे परीक्षा में पास फेल की कोई गुंजाइश नहीं थी क्वालिफाई करना सबसे ज्यादा गुंजाइश होता है। देखिए इस परीक्षा में रैंक में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्कूल विद्यालय में हम लोग जब तक पढ़ते थे या कॉलेज में जब तक पढ़ते थे तब हम लोग कुछ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते थे लेकिन अभी जो चीज के लिए पढ़ते हैं हम लोग अभी हम लोग को रैंक करने के लिए पढ़ना पड़ता है उसमें एक अलग से रैंक करना पड़ता है इसमें नंबर जो है ज्यादा ही लाना पड़ता है। कम से क्वालिफाई मार्क्स तो आ जाता है लेकिन उससे काम नहीं चलता है ठीक है ज्यादा मार्क्स ही हम लोगों को चाहिए होता है ठीक है। तो मन लगा कर पढ़ो वरना तुम फेल कर जाओगे तो वरना तो ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन छिपे शब्दों में से और या क्योंकि तथा वरना ये जो दो शब्द है वाक्यांश अथवा वाक्य का जोड़ रहे हैं तो ये जो दोनों ये जो शब्द हम लोगों ने बोला ना अभी ठीक है और या क्योंकि या वरना ये जो शब्द क्या है ये वाक्यांश को वाक्य को जोड़ रहे हैं वाक्य को जोड़ रहे हैं ना तो ऐसे ही शब्द को समुच्चय बोधक या जोजक कहलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं समुच्चय बोधक या जोजक कहलाते हैं ठीक है। अतः कहा जा सकता था यानी कि हम इस दौरान अभी हम लोग कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं दो शब्दों वाक्यांश या वाक्य को मिलाने वाले शब्दों को दो शब्दों ठीक है दो शब्दों वाक्यांश या वाक्य को मिलाने वाले शब्दों
বাক্যাংশ অথবা বাক্যকে মিলন করবে এরকম শব্দ। तो दो शब्द जो है, दो शब्द समझ लो जो বাক্যাংশ আর বাক্যকে মিলানে वाले, মানে একটা বাক্যাংশ একটা বাক্যের অংশকে মিলাবে বা একসাথে একত্রীকরণ করবে, এই রকম ধাঁচের যে শব্দ তাদেরকে বলা হয় समुच्चयवादक शब्द कहते हैं। इसको बोलते हैं कि समुच्चयवादक शब्द कहलाते हैं। तो हम लोगों ने इससे क्या, यहाँ से क्या देखा कि दो शब्द বাক্যাংশ या वाक्य का मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय, মানে দুটো ধরো শব্দ, সেই দুটো শব্দের মধ্যে যেটা বাক্যাংশ বা বাক্যকে মেলায় অর্থাৎ একত্রীকরণ করে तादेर के बोला হচ্ছে समुच्चय बोधक शब्द। तो इनको हम बोल सकते हैं भाई ये जो समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं भाई ये जो है समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है। अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय को जोजक भी कहते हैं। जोजक इसलिए कहते हैं भाई जो जोड़ता है ना, तो उसको जोजक भी बुलाया जाता है, तो इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय को जोजक भी कहते हैं, ठीक है। चलो और एक बाकी है, बोल देते हैं, ठीक है, क्या है। तो विषयादि बोधक, हाँ ये बहुत जरूरी है। तो देखो विषयादि बोधक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। देखो इंटरजेक्शन क्या है देख लो। अरे यहाँ क्या कर रहे हो, अरे देखो इसे समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो विषयवादी बोधक जो है चिन्ह बैठ जाता है। तो विषयवादक चिन्ह बैठ जाने से ही हम लोगों को पता चल जाता है भाई ये जो है विषयादि बोधक है वाक्य। छी, इतने गंदगी में क्यों बैठे हो, वाह हमने ये मैच भी जीत लिया, बाप रे इतना बड़ा सार, हाय वो बर्बाद हो गया, अरे सुनो तो देखो ये जो वाक्य हम लोगों ने पढ़े, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, देखो शायद कुछ गलतियां कर रहे हैं, अरे ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहे हैं, छी इतनी गंदगी में बैठे हो। तो जैसे कि देखो कभी कभार होता है ना कचरे की, हमको ऐसे ध्यान नहीं रहता है, हम लोग कचरे की पास ही बैठ जाते हैं। थोड़ी कचरे की पास बैठना तो सेहत के लिए खराब होता है ना, इसलिए इस जगह बोले छी इतनी गंदगी में बैठे हो। अब देखो वाह हमने ये मैच भी जीत लिया, देखो वाह बहुत बेहतरीन, हम लोगों ने ये मैच भी जीत लिया, ठीक है। बाप रे इतना बड़ा शॉट, देखो बाप रे इतना बड़ा शॉट जाने की, देखो शायद कोई बच्चा है इतना बड़ा शहर कभी देखा नहीं है, तो पहली बार अगर ऐसे देख लेगा तो उसको ऐसे ही लगेगा बाप रे बाप इतना बड़ा शहर है, हाय वो बर्बाद हो गया, देखो वो जो है बर्बाद हो गया, ठीक है वो बर्बाद हो गया, क्या करे। तो अरे सुन लो, अरे सुन लो, मम्मी कुछ बोल रही है तो बच्चा जो है सुन नहीं रहा है, तो बच्चे को सुनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मम्मी को ऐसे करना पड़ता है, ठीक ठीक है। तो इस तरीके का जो हो, तो ऊपर दिए वाक्य में रंगीन छिपे शब्द होते हैं, ऊपर दिए गए वाक्य में देखो ऊपर दिए गए जो वाक्य है, तो ऊपर में जो दिया गया है उस वाक्य में रंगीन छुपे शब्द, रंगीन जो छुपे होता है ना शब्द, उस शब्द को देखना पड़ता है। तो उस शब्द को देखने के बाद जैसे कि देखो अरे छी वाह बाप रे हाय, तथा ये जो शब्द है उसका अव्यय, इसका जो अव्यय है आश्चर्य, घृणा, हर्ष, अभय, शोक, शोक, अच्छा संबोधन के भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इससे ये जो हो रहा है ना, तो घृणा, हर्ष, भय, शोक, संबोधन के भाव, तो ये इस दौरान ये जो शब्द होते हैं इससे के संबंधों का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो शब्द है विश्वादि बोधक अव्यय, तो इससे हम विश्वादि होते हैं, तो इसको विश्वादि बोधक अव्यय भी कह लेते हैं, अविकारी शब्द भी बोल लेते हैं। तो देखो जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय यानी कि आश्चर्य, शोक, भय, घृणा, स्वीकृति, संबोधन, ग्लानि आदि मन के भाव प्रकट करते हैं, मन के भाव प्रकट होते हैं, ठीक है, उन्हें विषयादि बोधक अव्यय कहते हैं। মানে যেই শব্দের দ্বারা হর্ষ, বিষয় आश्चर्य, शोक, भय, घृणा, स्वीकृति, संबंध बोधक ऐसे ग्लानि आदि मन के भाव प्रकट करते, ऐसे मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, ऐसे वाक्य के उन्हें क्या बोलते हैं विषयादि बोधक अव्यय, तो इसको विषयादि बोधक अव्यय भी कह लेते हैं। এই সমস্ত অব্যয়দের বিশ্বয়াদিবোধক অব্যয় বলা হয়। তো বিশ্বয়াদিবোধক शब्दों के पश्चात विषयसूचक चिन्ह अवश्य लगा, देखो विषयबोधक शब्दों के पश्चात यानी कि एर परे,
মানে বিস্ময়বোধক শব্দের পরে কিন্তু বিস্ময়সূচক चिन्हेर অবশ্যই প্রয়োগ হয়, মানে লাগাতেই হয়, মানে প্রয়োগটা করতেই হয়। तो ये जो शब्द है मन के भावों से जुड़े होते हैं, মানে এই যে শব্দগুলো এটা কিন্তু মনের ভাবের সাথে জড়িত হয়, जो स्वाभाविक रूप से मुख से निकलते, মানে যেগুলো স্বাভাবিকভাবেই মুখ থেকে বের হয়। ঠিক আছে, अब देखो थोड़ा ये बाकी है। देखो अभी जो है आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर कौन कौन सी चीज बैठ जाता है। देखो विश्वयादि बोधक शब्दों को कुछ उदाहरण, जैसे आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कहाँ कहाँ विश्वयादि वाचक शब्दों का कौन कौन सी चीज बैठता है। जैसे आशीर्वाद बोधक हो गया ना, तो आशीर्वाद बोधक हो गया, किसी को कोई आशीर्वाद कहते हैं, जैसे कि शादी विवाह के माहौल में बड़े जो वर वधू को ऐसे आशीर्वाद करते हैं, जीते रहो, चिरंजीवी हो आदि, ऐसे बहुत सारे वाक्य का प्रयोग करते हैं, जीते रहो, चिरंजीवी हो आदि। और घृणा बोधक, जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, जेलस, थू, छी, छी छी, धत, ऐसे बहुत सारे विषय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं तब। अब आश्चर्य बोधक, ऐसे बहुत कभी कभार होता है ना, किसी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता है, कभी एक जिंदगी का सबसे बड़ी बात होता है जिस आदमी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता है, अक्सर क्या होता है और ये आदमी कुछ बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, वो बताता नहीं है ना, वो करके निकल जाता है। तो देखो आश्चर्य बोधक, क्या, ए, हाँ, अरे आदि इस तरीके का। अब शोक बोधक जो है ना, शायद आपके अंदर ही अंदर आप कष्ट हो रहा है ना, आपको कष्ट हो रहा है तो आप दुख दुख में हो अभी, आप किसी को समझ में, किसी को बोल नहीं रहे हो वैसे। ठीक है, शोक बोधक, आह, उफ, हाय आदि इस तरीके का जो शब्द है। संबोधन, जगह संबोधन, अगर आपको कुछ किसी से बात करना है तो उससे संबोधन करना है, तो उस दौरान हमको अरे, ओह, अरे इस तरीके का बात हम संबोधन करने के लिए बोल सकते हैं। हर्षबोधक यानी कि मुस्कुराना। ठीक है, ऐसे कभी कभार माहौल हो जाता है ना, घर में सभी लोग बच्चे अगर एक साथ रह गए तो खेल कूद बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हंसी मजाक बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हर्षबोधक कैसे होता है, हाँ, धन्य, वाह, सवास आदि इस तरीके का वाक्य। ठीक है, इस तरीके का शब्द सही। स्वीकृति बोधक, अब याद देखो स्वीकृति क्या होता है, जब किसी चीज को हमें स्वीकृति देना पड़ता है। देखो शादी की बात तो किसी, हमारी जो पत्नी होगी उनको हमें स्वीकृति देना पड़ेगा। इसी तरह स्वीकृति जब होता है किसी बात किसी चीज को, हम जो जब स्वीकृति दे देंगे तब जाकर स्वीकृति बोधक की शब्द आ जाएंगे। कैसे होगा, जी, अच्छा, जी हाँ, ठीक आदि, ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं। अब भयबोधक, भयबोधक डरना, किसी चीज ऐसा हो जाता है कि उनसे हम लोगों को डर लगता ही लगता है, तो भयबोधक जब होगा ना तब बाप रे बाप रे बाप, इस तरीके का जो विषयबोधक शब्द हो जाता है। तो हमको क्या पता चला, जिन शब्दों से हर्ष, विषय, शोक, भय, घृणा, स्वीकृति, संबोधन, ग्लानि आदि मन के भाव का प्रकट होता है, उन्हें विषय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरीके का चीज को विषय आदि बोधक अव्यय कह लेते हैं। अब विषय आदि बोधक शब्दों के पश्चात विषय सूचक चिन्ह अवश्य रखते हैं। विषय आदि बोधक शब्द है तो उनका पश्चात तो विषय सूचक चिन्ह का लगना भी आवश्यक है, तो इसे देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया शायद, বুঝতে পেরেছো রিন্টু? হ্যালো। দেখো তাহলে এখানে তুমি অব্যয় পড়লে, আজকে সোজা কথা তুমি অব্যয় পড়লে, অবিকারী শব্দ বা ইনক্লিনেবল ওয়ার্ড মানে তুমি অব্যয় পড়লে। আর অব্যয় তো এমনিতে জানো যে অব্যয় পদের লিঙ্গে, বিভক্তিতে এবং বচনে কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হয় না, যেটা থাকে সেটাই হয় একদম। তো এখানে অব্যয়ের যে চারটে ভাগ সেটা তুমি দেখলে। ঠিক আছে আজকে। তো এবার ন্যাচারালি কি হচ্ছে বলো তো, এবার যে জিনিসগুলো তোমার, যেগুলো আমি তোমাকে কিছু বলিনি আজকে, তোমার যে ধরো যে এক্সামের জন্য যে টপিকস গুলো ধরো যেগুলো লাগে, আমরা বেসিক্যালি ধরো ভাষা, বলি, লিপি আর ব্যাকরণ আমাদের হয়ে গেছে, প্রথম দিনই স্টার্টিং ছিল। আমরা বর্ণ বিচারও করেছি, যেখানে আমরা বর্ণ, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ দেখে ওগুলোর মধ্যে আরো যে সমস্ত বর্ণগুলো সেগুলো দেখেছি। আমরা শব্দ বিচার করেছি, আমরা শব্দ বিচার করার পর সংজ্ঞা, নাউন পড়েছি, সংজ্ঞার যে বিকারক
তত্ত্ব, যার মধ্যে লিঙ্গ বচন কারক আলাদা আলাদা হয়ে পড়েছি। আমরা সর্বনাম পদ পড়েছি, আমরা বিশেষণ পদ পড়েছি, আমরা ক্রিয়াপদও পড়েছি, আমরা কালও দেখেছি, আমরা বাক্যও পড়েছি, আমরা শব্দ নির্মাণ মানে উপসর্গ প্রত্যয় এটাও দেখেছি, আমরা শব্দ ভান্ডারও পড়েছি। আমরা আজকে পড়লাম অবিকারী শব্দ বা অব্যয় পদ। তো এটা পড়লাম ইনডিক্লিনেবল ওয়ার্ডস বলে এটাকে। তো আমাদের সামনে বেশি কিছু বাকি নেই, তোমাকে যেটা বলছিলাম। বেসিক্যালি আর বাকি আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা। তো এগারোটা বাকি আছে। তো 11টা জিনিস আমাদের এই মাসে ভালো করে প্র্যাকটিস করে রিভিআইজ করে নিয়ে তোমার যে পরীক্ষাগুলো আছে সামনে সেগুলোর পরে যদি আমরা তুমি যদি রিভিশন করতে চাও তারপর রিভিশন এগুলো করলেই তোমার যে বাইরের স্টেটের যে হিন্দির এক্সাম গুলো যেখানে হিন্দি লাগবে আর কি, ওয়েস্ট বেঙ্গল তো লাগবে না, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরের স্টেটে, তার জন্য তোমার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। যেরকম ধরো আমাদের বাংলায় যেটা আমরা জানি বিরাম চিহ্ন, পাংচুয়েশন মার্কস, বিরাম চিহ্ন ওটাও তোমাকে জানতে হবে। তারপরে বিশেষ করে মুহাওয়ারা লোকোক্তিয়া ইডিয়ামস এন্ড প্রোভার্বস এগুলো তো আসেই হিন্দির, যে মুহাওয়ারে আর লোকোক্তিয়া এটা অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ করতে হবে, এটা তোমাকে করতে হবে, যখন করার তখন তুমি করবে। তারপরে যেমন সামান্য অশুদ্ধিয়া, যেটা সামান্য অশুদ্ধিয়া মিনস যারা বাংলায় পড়ে না বানান, বানান শুদ্ধি যেটা পড়ে না বাংলায় যে বানান ঠিক করা যেটা পড়ে, তো সামান্য অশুদ্ধি একটা কমন এরার্স ওগুলোকেই বলে। এবারে অপঠিত গদ্যাংশ পদ্যাংশ মানে আনসিন প্যাসেজ, যেটা একটা একটু প্র্যাকটিস করাটাও শেখাতে হবে কারণ ওগুলো তো আসবেই। তারপর ধরো সংবাদ লেখন মানে ডায়ালগ রাইটিং, মানে পরস্পরের মধ্যে বাতচিত কথাবার্তা কিরকম ভাবে করে হিন্দিতে লেখে সেটা দেখো। বা ধরো চিত্র লেখন মানে পিকচার রাইটিং, ধরো একটা পিকচার দেওয়া হলো, যদি পিকচার রাইটিং পড়ে না তবুও আছে যেহেতু আমি বলে দেবো, বাই চান্স বিশ্বাস নেই কখন কোথায় কি হয়ে যায়। তো চিত্র লেখন মানে ছবি দেখে লেখা অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। কাহানি লেখন মতলব স্টোরি রাইটিং, ওকে। হেন্স আসতেও পারে, ইংলিশে যেরকম হেন্স থাকতো ছোটবেলা আমরা দেখেছি, तो সেই hints এর উপর बेस করে আমাদের লিখতে হতো। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहानी लेखन भी हमको देखना पड़ेगा, स्टोरी राइटिंग। सूचना लेखन नोटिस राइटिंग तो आपको मालूम ही है, जैसे कि हम लोग ऐसे पेपर देखते हैं, यहाँ पर जैसे नोटिस राइटिंग होता है वहां पर उसको सूचना लेखन या नोटिस राइटिंग। पत्र लेखन तो मास्ट आना चाहिए हिंदी में, लेटर राइटिंग, ओके, तो आपको जानना ही पड़ेगा। और अनुच्छेद लेखन, देखो अनुच्छेद अनुच्छेद और निबंध तो एक जैसे नहीं होता है, अनुच्छेद और निबंध अलग अलग होता है। अनुच्छेद थोड़ा छोटा वाला चीज होता है, निबंध जो है बड़ा होता है, हाँ। अनुच्छेद जो होता है एक चीज के बारे में थोड़ा सा लिख दो, चार पांच छह वाक्य सात आठ वाक्य तो हो जाता है। निबंध और ऐसे राइटिंग क्या होता है, ऐसे राइटिंग बहुत बड़ा, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है उस विषय में, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन आपको जानना पड़ेगा। ऐसे 11 चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11 अध्याय आपका हो जाएगा तो लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। তো এটা আশা করছি বুঝতে পেরেছো রিন্টু। ঠিক আছে, এবার তুমি তোমার প্র্যাকটিস করতে দাও। হ্যাঁ, আমি তো অ্যাকচুয়ালি হিসাবটা দেখি, তো আমার আমার সামনে ক্যালেন্ডার আছে। তো অ্যাকচুয়ালি দেখি কারণ প্রত্যেকে কার কিরকম দেখো টার্গেট গুলো, সো তোমার কোনো ব্যাপার নাই, তুমি নিশ্চিন্তে। তোমার সামনে পরীক্ষা কি ডাব্লিউবিসিএস ওয়েস্ট বেঙ্গলের? ইয়েস ইয়েস। ইলেকশনের আগে, ইলেকশনের আগে এটা প্রিলিমিনারিটা তাই তো? ইয়েস প্রিলিমিনারিটা, তা ঠিক আছে। হ্যাঁ আরামসে মতেই হবে, পরীক্ষা নিয়ে নিচ্ছে কারণ সবই তো পরীক্ষা নিয়ে নিচ্ছে। প্রাইমারি পরীক্ষা 31 তারিখে আছে জানুয়ারি মাসের, ওটা রবিবার আছে। তারপর এবার ভাইবা গুলোও হবে শুনছিলাম, আবার প্রাইমারির ভেরিফিকেশন অ্যান্ড প্রাইমারির ভাইভা 10 তারিখ থেকে, 10 তারিখ থেকেই তো বোধহয়, হ্যাঁ 11 তারিখে, যাই হোক এরকম থেকে শুরু হবে, 18 তারিখ অব্দি শুনছিলাম। তো যাই হোক, ঠিক আছে, এরকম ভাইভা গুলো হবে, হয়ে যাবে মোটামুটি ইলেকশনের আগে। মোটামুটি ওরা একটা কিছু করবে, এই পরীক্ষাগুলো নিয়ে নেবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তখন তুমি প্রিপারেশন নিও, তোমার তো এই মাসে হয়েই যাচ্ছে, অসুবিধা কিছু নেই। ঠিক আছে, অসুবিধা
ও আচ্ছা টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি পাঠাও, আমি দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে, ওকে, বেশ। রাখো, হ্যাঁ রাখো। গুড নাইট। चलो, अभी तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों का जो पढ़ाना था हो गया। गुड नाइट, बाय बाय।